दोस्तों अब हम शुरू करते हैं लेक्चर 2। लेकिन उससे पहले हमने जो कल लेक्चर 1 में रीड किया था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज टैली प्राइम। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और यूज किया जाता है मैनेज करने के लिए किसी भी कंपनी के स्टॉक ऑफ गुड्स को, उस स्टॉक ऑफ गुड्स पर होने वाले एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए, और उस कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और इसे जनरली स्मॉल एंड मीडियम टाइप बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का और इंटरप्रेट करने का, और इसमें शामिल होता है एक्यूरेट एंड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और प्रदान करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो इसके आधार पर डिसीजन ले सकें उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ट्रेड। ट्रेड क्या है, प्रोफेशन क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रेड है किसी भी बिजनेस के गुड्स या सर्विस को खरीदना या बेचना फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन है ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना जहां पर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक एक्सपर्ट लेवल के नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। ये सब अपनी सेवाएं कैसे प्रदान करते हैं? ये सब अपनी सेवाएं तभी प्रदान कर सकेंगे जब इनके पास एक स्किल्स होगा, एक नॉलेज होगा, वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, तभी वो इस तरह के सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, और इसको प्रोफेशन बोलते हैं कि वो एज ए प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस क्या है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर द प्रॉफिट। ये बिजनेस है। बिजनेस में ट्रेड और प्रोफेशन दोनों को शामिल किया जा सकता है, इसीलिए नोट 1 में लिखा है हमने कि ट्रेड एंड प्रोफेशन आर पार्ट ऑफ बिजनेस। ट्रेड और प्रोफेशन क्या है? बिजनेस के ही पार्ट हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑनर क्या होते हैं। ऑनर एक पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो बिजनेस को रन करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और जो लॉस या प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार होता है, वो ऑनर कहलाता है। अगर ऑनर एक सिंगल पर्सन है तो उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। अगर ऑनर 2 या उससे अधिक लोग हैं तो उसको पार्टनर्स भी बोल सकते हैं। और अगर ऑनर एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, जहां पर एक ग्रुप एज ए ऑनर वर्क कर रहे हैं, तो उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ा था कि गुड्स क्या है। गुड्स मीन्स माल। गुड्स क्या होता है? एक प्रोडक्ट होता है या कमोडिटी होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको खरीदा या बेचा जाता है बिजनेस के पर्पज में, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए। कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए जो फर्नीचर्स हो गए वो गुड्स हो गए। कोई राइस का, चावल का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए गुड्स हो गया राइस। लेकिन कंप्यूटर हो गया एसेट्स। अगर कोई कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए गुड्स हो गया कंप्यूटर। परचेज क्या होता है? जब हम गुड्स या सर्विस को बाई करते हैं, किस पर्पज के लिए? जब हम उसको सेल करने के पर्पज के लिए हम किसी गुड्स या सर्विस को बाई करते हैं, तभी हम उसको परचेज मानेंगे। अगर हम उसको सेल करने के पर्पज से नहीं बाई करते हैं, बिजनेस में यूज करने के पर्पज से बाई करते हैं, तो उसको परचेज नहीं मानेंगे। उसको या तो अपना एसेट्स मानेंगे या अपना खर्चा मानेंगे। लेकिन परचेज हम तभी मानेंगे जब उस गुड्स को हम बाई कर रहे हैं इस पर्पज से कि हम उसको सेल करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था सेल क्या होता है। जब हम बाई किए हुए परचेज गुड्स को, जो हमने परचेज किया था, उस गुड्स या सर्विस को जब हम सेल करते हैं किसी बायर को,
तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। ये कैश के लिए भी हो सकता है, क्रेडिट पे भी हो सकता है, यानी हम इसको नगद भी बेच सकते हैं, उधार भी सेल कर सकते हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है? जो हमने परचेज किया था, सेल करने के पर्पज के लिए जो हमने परचेज किया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, उस गुड्स सही नहीं था, वो माल सही नहीं था, तो हमने उसको वापस कर दिया जहां से हमने परचेज किया था, तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। सेल रिटर्न क्या होता है कि हमने किसी को सेल किया था, उस गुड्स में प्रॉब्लम आ गया, तो वो जिसने हमसे बाय किया था वो हमको वापस कर देगा, तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और वो सेल्स रिटर्न जब हमने जहां से बाय किया था उसको हम वापस करेंगे, तो उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में क्या डिफरेंस है। अब पढ़ेंगे हम स्टॉक क्या होता है। जब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट को, इंडिया के केस में लास्ट डेट क्या है 31 मार्च, और फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डेट क्या होता है 1 अप्रैल। अगर आप दुबई में हैं, यूएई में हैं, तो लास्ट डेट क्या होता है 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डेट क्या होता है 1 जनवरी। तो स्टॉक क्या होता है कि जब किसी कंपनी के गोडाउन में 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, इनकेस दुबई अगर आप हैं तो उस गोडाउन में जो भी गुड्स अवेलेबल होता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। और जब वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट को अवेलेबल है, तो नेक्स्ट डे उसका फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे होता है, तो उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। जो फर्स्ट डे को जो भी गुड्स अवेलेबल होगा गोडाउन में, उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। और लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर को जो भी गुड्स अवेलेबल होगा गोडाउन में, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जिसको ऑनर के द्वारा विड्रॉ किया जाता है। किस पर्पज के लिए? अपने पर्सनल पर्पज के लिए, या प्राइवेट, या अपने परिवार के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए कोई भी अमाउंट अपनी कंपनी से विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। अगर वो पर्सनल पर्पज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो विड्रॉ क्या हो गया, कैश भी हो सकता है या कोई गुड्स हो सकता है। मान लीजिए वो चावल का बिजनेस कर रहा है, चावल उसने अपने फैमिली के लिए यूज कर लिया कुछ चावल, तो वो भी ड्राइंग्स में आएगा। कंपनी का कोई एसेट्स है तो वो भी अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया, तो वो भी ड्राइंग्स में आएगा। डेटर क्या होता है? डेटर होता है कि जिसको हमने उधार माल बेचा था वो हमको 30 दिन के अंदर या 90 डेज के अंदर पैसा वापस करेगा, तो उसको हम डेटर्स बोलते हैं। या 1 साल में भी वो पैसे वापस करेगा तो डेटर्स बोलते हैं। सिंपल सा ये है कि जिसको हमने उधार माल सेल किया है और वो हमें फ्यूचर में पैसे देगा, तो वो हमारे लिए डेटर्स है। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स है वो पर्सन जिससे हमने उधार माल खरीदा था और हम उसको भविष्य में पैसा पे करेंगे, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होता है। क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार। जो हमसे पैसे लेगा वो हमारा लेनदार है, उसको हम भविष्य में पैसे पे करेंगे, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है, लेनदार है वो हमारा। एक्सपेंसेस क्या होता है? ऐसा कोई भी लागत जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में खर्च होता है या गुड्स को सेल करने में खर्च होता है, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? ऐसा खर्चा जिसको प्रोडक्शन में यूज किया गया हो। मान लो कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जिसको किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली खर्चा ना किया गया हो, उसके अलावा जो भी खर्चे आते हैं वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। जैसे कि हमने किसी को कमीशन पेड किया, इंटरेस्ट पेड किया, डिप्रिसिएशन लगाया या विज्ञापन पे खर्चा किया, तो ये सभी प्रकार के खर्चे किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में नहीं किया जाता है, तो ये सभी तरह के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। बट वो खर्चे जो किसी गुड्स को, माल को बनाने में लगता है, ऐसे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? ऐसा अमाउंट जिस हम प्राप्त करते हैं सेल करके गुड्स या सर्विस को। ऐसा अमाउंट जो हमें मिलता है सेल करने पे, क्या सेल करने पे? गुड्स या सर्विस को मार्केट में जब हम सेल करते हैं, ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमें मिलता है वो रेवेन्यू कहलाता है।
अब नेक्स्ट है इनकम। क्या है इनकम? वही है जो हमने रेवेन्यू हमारा अर्न हुआ उससे हम खर्चे को घटा देते हैं तो वो हमारा इनकम कहलाता है। इनकम दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है? ऐसा इनकम जो हमारे मेन बिजनेस से आता है उसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। जैसे कि हमने अपने गुड्स को बेचा, उससे होने वाला इनकम क्या कहलाएगा? डायरेक्ट इनकम कहलाएगा। लेकिन ऐसे भी आय हो सकते हैं कंपनी के जो हमारा बिजनेस का मेन पर्पज नहीं है, वो एक साइड रेवेन्यू, साइड इनकम की तरह आता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई न्यूज़पेपर सेल कर दिया तो वो भी हमारी कंपनी का इनकम हो गया, लेकिन वो इनडायरेक्ट इनकम है। हमने कोई कार्टून बॉक्सेस रखे थे बहुत पुराने, उसको सेल कर दिया तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उससे कुछ डिविडेंड आ गया या कुछ कमीशन आ गया या इंटरेस्ट आ गया, तो ये सभी तरह के जो आय हैं वो इनडायरेक्ट इनकम में माने जाते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? जब किसी भी गुड्स या सर्विस के प्राइस में रिडक्शन होता है, उस प्राइस को घटाया जाता है, तो उस घटाए हुए अमाउंट को या रिडक्टेड अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। डिस्काउंट चार तरह के हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कमोडिटी डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ऐसा डिस्काउंट, ऐसा छूट जो हम अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए देते हैं अपने डीलर्स को। मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम ऐसा छूट या ऐसा डिस्काउंट अपने डीलर्स को देंगे, होलसेलर को देंगे या रिटेलर को देंगे, जिससे कि हमारा ट्रेड बढ़ सके, हमारा ट्रेड इजीली हो सके और हम कंपटीशन को बीट कर पाएं। तो ऐसा दिया हुआ डिस्काउंट क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। कैश डिस्काउंट क्या कहलाएगा? जब हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, उसको उधार माल सेल कर दिया, अब वो हमारा पेमेंट नहीं दे रहा है, तो अगर हम अपना पेमेंट लेने के लिए उसको बोलेंगे कि अगर आप हमें 2 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे इतना % का। तो हम कैश को प्राप्त करने के लिए, जल्दी प्राप्त करने के लिए हम उसको कैश डिस्काउंट भी देते हैं। कॉमोडिटी डिस्काउंट क्या होता है? कॉमोडिटी डिस्काउंट होता है क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 2 आइटम परचेज करेंगे तो इसके साथ आपको ये 1 आइटम फ्री मिलेगा। इस तरह के डिस्काउंट आपने मॉल में देखे होंगे, तो उसको कॉमोडिटी डिस्काउंट बोलते हैं। स्पेशल डिस्काउंट क्या होता है? स्पेशल डिस्काउंट होता है कि हम अपने स्पेशल कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। उसको मान लीजिए दिवाली है या कुछ है, फेस्टिवल है कोई, तो हम उसको खुश करने के लिए बोलते हैं कि आपको ये स्पेशल डिस्काउंट हम दे रहे हैं 2% का, 1% का, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, तो इसलिए हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। या सभी के लिए नहीं होता, ये सिर्फ स्पेशल कस्टमर के लिए ही होता है। बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स होता है कि वो पैसा जो हमें मिलने वाला था लेकिन अब हमें नहीं मिलेगा, वो हमारा पैसा डूब चुका है, ऐसे अमाउंट को हम बैड डेट्स बोलते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है सभी प्रकार का, रिसीप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, गुड्स का लेन देन हो गया, कैश का लेन देन हो गया, ये सभी प्रकार के जो लेन देन हैं, रिसीट पेमेंट हैं, परचेज सेल है, ये सभी चीज़ें क्या आएंगी? इनको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, हम उधार माल भी बेच सकते हैं, नगद भी बेच सकते हैं, तो इसीलिए कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे हम भविष्य में पता कर सकते हैं कि हमने किस वाउचर के थ्रू कितना सेल किया, कितना परचेज किया, क्या रिसीप्ट किया, क्या पेमेंट किया। तो फ्यूचर में ये हमारे लिए जो प्रूफ वर्क करेगा। और वाउचर को समझना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप टैली प्राइम में एंट्री करेंगे तो उसमें भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस वाउचर में कौन सी एंट्री आएगी। रिसीट वाउचर होता है, पेमेंट वाउचर होता है, सेल होता है, परचेज वाउचर होता है, जर्नल वाउचर होता है। ये सब हम आगे समझेंगे, अभी इंट्रोडक्शन है, तो अभी आप वाउचर का मतलब ये समझिए कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हम सेल, परचेज, इन सब के बारे में पता कर सकते हैं, अब भविष्य में एज ए प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं। एसेट्स क्या होता है? ऐसा वस्तु या ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम खरीदते हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, ना कि उसको सेल करने के लिए। अगर उसको सेल करने के लिए खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा, वो हमारे लिए परचेज बन जाएगा। लेकिन हमने एसेट्स को खरीदा है या
तो एसेट्स को खरीदने का क्या मतलब है कि ये हमारे लिए परचेज नहीं है। हमने कोई वस्तु खरीदा या कोई प्रॉपर्टी खरीदा बिजनेस में यूज करने के लिए, ना कि सेल करने के लिए। तो ऐसे वस्तु को हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है और करंट एसेट्स भी हो सकता है। और फिक्स्ड एसेट भी दो तरह के हो सकते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स होता है ऐसा एसेट्स जिसको हम बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, ना कि बेचने के लिए। जैसे कि मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। और फिक्स्ड एसेट दो तरह के हो सकते हैं, एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम छूकर देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जमीन है, बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर है। ये हमारे लिए क्या हो गया? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो गया। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गया? जिसको हम छू नहीं सकते लेकिन उसको वो हमारे लिए जो संपत्ति वर्क करता है। जैसे मान लीजिए हमारे कंपनी का ब्रांड नेम हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। इसको हम छू नहीं सकते लेकिन ये हमारे लिए जो एसेट्स वर्क करता है, तो ये हमारे लिए इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है। नेक्स्ट एसेट्स का टाइप क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है? ऐसा एसेट्स जिसको एक साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकें, ऐसा एसेट्स हमारे लिए करंट एसेट्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए कैश हो गया, कैश इन बैंक हो गया। बैंक में कैश पड़ा है तो उसको हम एक साल के अंदर कभी भी निकाल सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया, मान लीजिए गुड्स है, कोई माल पड़ा हुआ है, उसको हम एक साल के अंदर बेच देंगे, वो हमारे लिए करंट एसेट्स माना जाता है। डेटर्स हो गया, डेटर्स क्या होता है? जिसको हमने उधार माल बेचा है वो हमें पैसे देगा 30 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर या एक साल के अंदर दे देगा, तो भी वो हमारे लिए डेटर्स है। लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज को अब हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि हमने यहाँ तक अभी रिवीजन कराया। अब हम आज का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है, अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। लाइबिलिटी होता है कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमारे बिजनेस के द्वारा पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। वो किसी पर्सन को भी हो सकता है, किसी संस्था को भी हो सकता है। हमें भविष्य में उसको पे करना पड़ेगा, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी होता है, ऐसा अमाउंट जिसको हमें भविष्य में पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटी दो तरह के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होता है जिसको हम करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, और एक होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको हम फिक्स्ड लाइबिलिटी भी बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी क्या होता है। ऐसा लाइबिलिटी जिसको 12 महीने के अंदर हमें पे करना पड़ेगा, या इस फाइनेंशियल ईयर में हमें पे करना पड़ेगा, जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर उसके अंदर पे करना पड़ेगा, या विद इन 12 मंथ्स उस लाइबिलिटी को हमें पे करना पड़ेगा। तो ऐसे लाइबिलिटी को हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया शॉर्ट टर्म लोन हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिटर्स क्या होता है? हमने बताया था कि जिसको हमें 30 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर पैसे पे करने पड़ेंगे। उनसे हमने माल उधार खरीदा हुआ था तो उनको हमें पे करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हो गए। बिल्स पेबल क्या हो गया है कि वो बिल्स पेबल भी 90 डेज या 30 दिन का होता है जिसको हमें पे करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म लोन हो गया कोई, जिसको हम एक साल के अंदर, या जैसे मान लीजिए हमने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से करंट लाइबिलिटी होता है। उसको हमें जल्दी पे करना पड़ेगा, विद इन 12 मंथ पे करना पड़ेगा। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जिसको हम एक साल के बाद भी पे करते रहेंगे, ऐसी लाइबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं या फिक्स्ड लाइबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5 साल के लिए लोन ले लिया, अब हमें उसको 5 साल तक पे करना है, तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म लोन हो गया। डिबेंचर्स हो गए जो कई सालों तक होते हैं, तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गए। तो एक बार हम रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटीज ऑल अमाउंट्स आर पेबल बाय ए बिजनेस टू एनी पर्सन और आउटसाइडर्स। ऐसा अमाउंट जो पेबल होता है हमारे बिजनेस के द्वारा, जिसको पे करके चुकाना पड़ेगा किसी भी पर्सन या आउटसाइडर्स को, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी कहलाता है, ऐसा अमाउंट। लाइबिलिटी दो तरह के होते हैं, फर्स्ट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। दीज तो रीड करेंगे। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होता है? दीज लाइबिलिटीज हैज टू पे विद इन 1 कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के अंदर या एक कैलेंडर ईयर के अंदर हमें पे करने पड़ेंगे, ऐसी लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कहलाती है।
दूसरा पॉइंट है, रीड करेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी क्या है। ऐसी दीज लायबिलिटीज हैव टू पे आफ्टर 1 कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ऐसी लायबिलिटी जिसको हम 12 महीने के बाद में पे करेंगे या उससे 12 महीने के बाद भी उसको कंटिन्यू पे करते रहेंगे 4 साल 5 साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसको बोलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैपिटल क्या है। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड इन स्टार्टिंग टाइम ऑफ बिजनेस बाय ओनर ऑफ बिजनेस इन द बिजनेस। जब बिजनेस का ओनर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी वो पैसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, पैसे लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या हो सकता है वो पैसे के साथ साथ कोई संपत्ति भी लगाए, कोई गुड्स भी लगाए, तो उस सभी तरह के जो इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उस सभी को हम कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल क्या है उसको रीड करेंगे। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड इन स्टार्टिंग टाइम ऑफ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो भी हम गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल दो तरह के होंगे, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? दीज कैपिटल्स आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर वंस टाइम। ऐसा कैपिटल जिसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किया जाता है, नहीं कि उसको डेली बेसिस पे या हर 2 महीने पे, हर 3 महीने पे पैसे लगाने पड़ेंगे, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोलेंगे। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है कि हमको उसको बिजनेस में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है, या हम उसको जल्दी जल्दी मतलब कम पीरियड के टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसको हम कई सालों बाद में भी मशीनरी बाई करना पड़े। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? दीज कैपिटल्स आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर वंस टाइम, मतलब ऐसा पूंजी जो एक बार ही इन्वेस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई बड़ी मशीनरी बाई किया कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, फर्नीचर बाई किया, तो वो फर्नीचर अब 8 साल 10 साल चलेगा, तो उसको हमें डेली मतलब हर 2-3 महीने पे बाई नहीं करना। क्रेडिट परचेज हो गया, इसको हमने कोई परचेज क्रेडिट पे परचेज किया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो भी फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि उसको हम एक ही बार परचेज किए हैं, बार बार हम नहीं करेंगे। वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? दीज आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस डे टू डे वर्किंग टाइम। ऐसा कैपिटल जो हम बिजनेस के डे टू डे वर्क को मैनेज करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा कैपिटल हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। इसका नाम ये वर्किंग कैपिटल, यानी वर्क करने के लिए जो भी कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करते समय, ऐसा कैपिटल क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कैश हमने इन्वेस्ट किया, तो कैश से क्या होगा? हम सैलरी देंगे, हम खरीदेंगे या बेचेंगे, खरीद कर बेचेंगे। तो इस तरह के जो भी कैपिटल हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। दोस्तों, अभी तक हमने टर्म्स को पढ़ा कि टर्म्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी था, तो इनको हमने थोड़ा जान पहचान के लिए टर्म्स को हमने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अब हम अकाउंट्स और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कभी भी अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसी पे सारा अकाउंटिंग करने का कॉन्सेप्ट डिपेंड है। तो आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और रूल्स क्या होते हैं कोई भी एंट्री करने के लिए, कोई भी डेबिट क्रेडिट करने के लिए। तो आप इसको बहुत ही डिटेल में समझिए। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच में बिलोंग टू पर्सन, कंपनी, एसेट, लायबिलिटीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दोस्तों, हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग क्या है। ये अकाउंटिंग नहीं है, ये है अकाउंट क्या है। अकाउंट क्या है, तो हम इस दोनों में आप डिफरेंस समझना। अकाउंट क्या है? अकाउंट है सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन का वह रिकॉर्ड जो कि एक पर्सन से संबंधित हो सकता है,
कंपनी के संपत्ति से संबंधित हो सकता है, कंपनी के लायबिलिटी से संबंधित हो सकता है, इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित हो सकता है। ऐसे सभी प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके रिकॉर्ड को हम अकाउंट बोलते हैं। दोस्तों, नोट 1 में है कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी किसे माना जाता है। फादर ऑफ अकाउंटेंसी माना जाता है ल्यूकास पैसिओली को। तो ये जनरल नॉलेज के लिए है कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है, ल्यूकास पैसिओली। तो हम अकाउंट्स का डिफिनेशन पढ़े। अब हमें समझना है कि अकाउंट्स के 2 टाइप होते हैं, एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। कई लोग अकाउंट्स के 3 टाइप्स भी बोलते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बट हमने क्या किया है कि इम्पर्सनल में ही रियल और नॉमिनल को इम्पर्सनल में ही रियल और नॉमिनल को इंक्लूड किया है, तो उनको अलग तरीके से हमने टाइप्स में नहीं डाला। तो समझना ज़रूरी है कि अकाउंट्स क्या होता है कि अकाउंट 3 तरह के होंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बट हमने क्या किया है कि पर्सनल को अलग किया है और इम्पर्सनल को अलग किया है। तो इसलिए हमने बोला है कि अकाउंट 2 तरह का होगा, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। तो हम पहले पर्सनल अकाउंट को समझते हैं। ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन से संबंधित हो, किसी कंपनी से संबंधित हो, किसी फर्म से संबंधित हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो, ऐसा अकाउंट क्या कहलाएगा? ऐसा अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, रिलायंस का अकाउंट, क्योंकि रिलायंस क्या है, एक कंपनी है। एयरटेल का अकाउंट, एयरटेल क्या है, कंपनी है। एसबीआई बैंक एक क्या है, कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। पीएनबी बैंक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। एबीसी पार्टनरशिप एक फर्म का नाम है, पार्टनरशिप फर्म। रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो इस तरह के जो खाते होते हैं इनको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल अकाउंट और एक होता है आर्टिफिशियल अकाउंट। दोस्तों, एक बार फिर से हम अकाउंट्स और इसके टाइप्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का, जो किसी पर्सन से, कंपनी से, एसेट से, लायबिलिटी से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो सकता है। अकाउंट 2 प्रकार का होगा, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होंगे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन से, कंपनी से, फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, इसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जैसे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, रिलायंस, एयरटेल, एसबीआई। तो पर्सनल अकाउंट 3 तरह का होता है। नेचुरल अकाउंट, जैसे कि राम का अकाउंट हो गया, मोहन का अकाउंट हो गया, ये क्या है? नेचुरल अकाउंट मीन्स जो किसी ह्यूमन से रिलेटेड हैं, जैसे कि पर्सन से रिलेटेड हैं, इसको हम नेचुरल अकाउंट बोलते हैं। जहाँ पे किसी इंसान का नाम है, ह्यूमन बींग्स का नाम है, ऐसे अकाउंट को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोल देंगे। दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है? ये रिलेटेड होता है किसी कंपनी से, फर्म से या ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे जियो, एयरटेल, एसबीआई बैंक। ये सभी प्रकार के अकाउंट क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे। मान लीजिए कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या होगा? किसी पर्सन का होगा या किसी कंपनी का होगा या किसी फर्म का होगा। तो ये कैपिटल अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी कंपनी को, किसी राम अकाउंट को, मोहन अकाउंट को। तो ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे किसी राम का कैपिटल अकाउंट होगा या किसी मोहन का कैपिटल अकाउंट होगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल अकाउंट क्या कर रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? राम को, मोहन को, या किसी कंपनी को, एयरटेल को या जियो को, किया उनके कैपिटल अकाउंट होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है? ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है कि ड्राइंग्स में क्या होता है कि ऑनर क्या करता है, कुछ पैसे या एसेट्स पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लेता है। तो वो किससे रिलेटेड है? वो ऑनर से रिलेटेड है, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनर को। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलेंगे। यानी कि पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से, कंपनी से, फर्म से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट 3 तरह का होगा, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तीनों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया।
अब हम अकाउंट्स का जो दूसरा टाइप है इम्पर्सनल अकाउंट, उसको समझते हैं। ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन से, कंपनी से, फर्म से या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं होते हैं, ऐसे अकाउंट को हम इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड, बिल्डिंग, सैलरी, वेजेस, कमीशन। यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं आया, किसी पर्सन का नाम नहीं आया, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या किसी कंपनी का नाम हो। यहाँ पर किसी भी पर्सन का नाम नहीं आया अकाउंट में। जैसे फर्नीचर अकाउंट हो गया, किसी कंपनी का नाम नहीं आया। मशीनरी अकाउंट हो गया, किसी कंपनी का नाम नहीं आया। तो ऐसे अकाउंट को हम बोलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट भी दो तरीके के होंगे, एक नॉमिनल अकाउंट होते हैं और एक रियल अकाउंट होते हैं। और कई लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 अकाउंट होते हैं। बट हमने इसको इम्पर्सनल में डिवाइड कर दिया है कि एक नॉमिनल अकाउंट होगा, एक रियल अकाउंट होगा। तो हम पहले समझते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। ऐसा अकाउंट जो किसी एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उससे संबंधित हो, उसको हम रियल अकाउंट बोलेंगे। जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया। रियल मीन्स संपत्ति, संपत्ति से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा उसको हम रियल अकाउंट बोलेंगे। जैसे कि बिल्डिंग हो गया हमारा संपत्ति है, फर्नीचर हो गया हमारा संपत्ति है, ट्रेडमार्क्स हो गया हमारा संपत्ति है। तो इसको हम रियल अकाउंट में डालेंगे। रियल अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं। कौन से? एक तो होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है कि ऐसी संपत्ति जिसको टच किया जा सके, जिसको देखा जा सके, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, तो उसको हम टेंजिबल रियल अकाउंट बोलेंगे। इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है? इंटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य। रियल का क्या मतलब होता है? संपत्ति, अदृश्य संपत्ति का अकाउंट। यानी कि ऐसा संपत्ति या प्रॉपर्टी जिसको हम देख ना सकें, जिसको हम टच ना कर सकें, लेकिन फिर भी वो हमारे कंपनी के लिए एज ए संपत्ति, एज एन एसेट्स वर्क करेगा, तो उसको हम इंटेंजिबल रियल अकाउंट में डालेंगे। जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, अपने कंपनी का ब्रांड नेम हो गया, कॉपीराइट हो गया, इन सबको हम इंटेंजिबल रियल अकाउंट में डालेंगे। तीसरा है नॉमिनल। इम्पर्सनल अकाउंट का जो दूसरा पार्ट है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि सभी प्रकार के जो इनकम से संबंधित खाते हैं या लॉस से संबंधित खाते हैं, या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ, यानी कि इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉस, ये 4 तरह के जो हमारे अकाउंट होंगे उसको हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। जैसे कि हमारा सैलरी अकाउंट हो गया, सैलरी क्या है? हमारा खर्चा है, तो उसको हम नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में डालेंगे। वेजेस क्या है? हमारा खर्चा है, तो इसको नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। कमीशन क्या है? हमारा खर्चा है। कमीशन, मान लीजिए हमने किसी को पे भी किया या कमीशन हमें खुद मिला, तो कमीशन पे किया तो हमारे लिए खर्चा है, कमीशन मिला तो हमारे लिए आमदनी है। लेकिन नॉमिनल में हमने क्या कहा है कि इनकम और एक्सपेंस दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो कमीशन क्या है? नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट इसी तरह हो सकता है कि हमने इंटरेस्ट दिया भी, हो सकता है इंटरेस्ट मिला भी, तो भी ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। परचेज हो गया, क्या है? हमारे लिए खर्चा है। सेल क्या है? हमारे लिए इनकम है। तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में हम इसको डालेंगे। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 प्रकार का अकाउंट होता है जिसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों अकाउंट के बारे में हम जब समझ लेंगे तभी हम रूल्स लगा पाएंगे कि अकाउंटिंग का कौन सा रूल किस अकाउंट पे लगेगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, इसको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। अकाउंट क्या होता है वो हमने पढ़ा कि क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? एक पर्सनल होता है, एक इम्पर्सनल होता है। कई लोग बोलते हैं कि 3 तरह का होता है, पर्सनल या नॉमिनल, दोनों सही है, समझना जरूरी है। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है वो पर्सन, या कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, उसको भी हम पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट में बोलेंगे। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल क्या होता है? संपत्ति, संपत्ति से रिलेटेड जो भी खाते हैं उसको रियल अकाउंट बोलेंगे। नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट सभी प्रकार का इनकम, एक्सपेंस और इनकम, एक्सपेंस या गेन या लॉस को हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे।
ठीक है, तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन रूल क्या होते हैं अकाउंटिंग के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल क्या है? अगर ऐसा अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, तो उसको हम क्या करेंगे? गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये गोल्डन रूल है। रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर वो रियल अकाउंट है तो क्या रूल लगाएंगे? हम डेबिट उसे करेंगे जो आ रहा है, क्रेडिट उसे करेंगे जो जा रहा है। अगर हम देखेंगे कोई अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो हम देखेंगे कि उस पे रूल क्या लगाएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे और ऑल इनकम और गेन को हम क्रेडिट करेंगे। तो रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल होता है पर्सनल अकाउंट का। और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल होता है रियल अकाउंट का। और ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, ये रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का। तो ये आपको जीवन भर याद रखना है अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल है पर्सनल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल है रियल अकाउंट का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का। इस रूल को हम गोल्डन रूल भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल रूल भी बोलते हैं। ओके, तो इसी रूल के आधार पर अब हम देखेंगे कि हम अकाउंटिंग में एंट्री कैसे करते हैं। हमने समझ लिया अकाउंट क्या होते हैं, अकाउंट के टाइप क्या होते हैं, और हम देखेंगे गोल्डन रूल क्या होते हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि इस अकाउंट और अकाउंटिंग टाइप को समझने के बाद और गोल्डन रूल को समझने के बाद